गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्रिटेन में नौकरशाही या लोक सेवाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नौकरशाही और लोक सेवाओं का अर्थ जानने से पहले हम इसके महत्व पर दृष्टि डालते हैं कि इसका महत्व क्या है। संविधान निर्दिष्ट लक्ष्यों और आदर्शों की प्राप्ति में प्रशासकों एवं लोक सेवकों की भूमिका मंत्रियों और विधायकों से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। राज्य के कार्यक्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शासन तंत्र का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। जिन दिनों सरकारें अहस्तक्षेप नीति में विश्वास करती थीं, उन दिनों राज्य का कार्यक्षेत्र मात्र शांति और व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। परंतु इन दिनों औद्योगिक क्रांति, तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति होने एवं लोक कल्याणकारी समाजवादी विचारधारा अपनाए जाने से राज्य के कार्यक्षेत्र का साधारण रूप से विस्तार हुआ है। आज नागरिक जीवन का कोई भी पहलू राज्य के प्रभाव क्षेत्र से अछूता नहीं है। राज्य प्रशासकीय अधिकारियों एवं लोक सेवकों से अपने ही बढ़े हुए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका महत्व का प्रतिपादन करते हुए आग ने लिखा है कि सरकार का कार्य केवल राज्य सचिव तथा विभागों के अन्य प्रधानों, मंडलों के सभापति, संसदीय अवर सचिवों, कनिष्ठ अधिपति तथा विशिष्ट अधिपति, दूसरे शब्दों में मंत्रीगण द्वारा ही पूर्ण नहीं किया जा सकता। इन लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे कर एकत्र करें एवं लेखा परीक्षण, कारखानों का निरीक्षण, जनगणना आदि कार्य करें। हिसाब रखने, डाक के वितरण और समाचार ले जाने की तो बात ही दूर है। ऐसे बहुमुखी कार्य तो उन अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें स्थायी लोक सेवक कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि सरकार जो कार्य कर रही है, इसके पीछे नौकरशाहों की एक लंबी फौज होती है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल और राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि लोक सेवा का अर्थ क्या है। लोक सेवा शब्द का प्रचलित अर्थ राज्य की प्रशासकीय सेवा की असैनिक शाखाएं हैं। फाइनर के शब्दों में लोक सेवा अधिकारियों का एक व्यावसायिक निकाय है जो स्थायी है, वेतनिक है तथा कार्यकुशल है। ग्लेडन ने सिविल सेवा की व्याख्या निम्न शब्दों में की है: प्रशासन के क्षेत्र में तटस्थ विशेषज्ञों का व्यावसायिक निकाय जो निस्वार्थ रूप से बिना राजनीतिक दल के विचारों के अथवा हितों से प्रभावित हुए बिना प्राणपण से जुटा है। तो लोक सेवा की उपयुक्त परिभाषा सन 1929 में टॉमलिन आयोग की रिपोर्ट में की गई थी। इस परिभाषा के अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में केवल केंद्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारी ही लोक सेवा के कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों को स्थायी सरकार सेवा कहा जाता है। इस प्रकार हम देखें तो आधुनिक सिविल सेवा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला है कुशल कार्यकर्ता होते हैं ये, पद सोपान की व्यवस्था, वेतनभोगी कार्यकर्ता, अनामता का सिद्धांत, स्थायी कार्यपालिका, तटस्थ दृष्टिकोण, जनता के प्रति उत्तरदायी, प्रशिक्षित कार्यसेवा और सेवा भाव। तो सबसे पहला देखें कि कार्यकुशल कार्यकर्ता। तो लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो एक व्यावसायिक वर्ग होता है जो प्रशिक्षण प्राप्त होता है, कुशल होता है, स्थायी होता है और वेतनिक होता है। उन अन्य व्यक्तियों के समान ही जो कि भिन्न भिन्न व्यवसायों में व्यस्त रहते हैं। लोक सेवकों का व्यवसाय भी प्रशासन का संचालन करना होता है। प्रशासन का कार्य संचालन सिविल सेवा की पूर्णकालिक व्यवसाय है। दूसरा है पद सोपान का सिद्धांत। लोक सेवा का संगठन पद सोपान के आधार पर किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि उच्च और अधीनस्थ अधिकारियों की एक सुदृढ़ और अनुशासित व्यवस्था जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों का पर्यवेक्षण किया जाता है और प्रत्येक निम्न अधिकारी को अपने उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और इसके अंदर एक पद सोपान की व्यवस्था होती है। हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं किसके नियंत्रण में कार्य कर रहा हूं और मुझे किसके आदेशों का पालन करना है। अगला है इसके अंदर वेतनभोगी कार्यकर्ता। तो लोक सेवा अवैतनिक कार्य करने वाले लोगों का संगठन नहीं है, वरन इनके सभी सदस्यों को नियमानुसार निर्धारित वेतन प्राप्त होता है। वेतन की मात्रा पद के दायित्व, योग्यता, जोखिम, श्रम आदि के आधार पर निश्चित की जाती है। अगला है इसके अंदर अनामता का सिद्धांत। लोक सेवक जो भी कार्य करते हैं बिना नाम के करते हैं
उन्हें अनाम ही रहना पड़ता है। वे पर्दे के पीछे बिना अपना नाम सामने लाए ही सारे कार्य संपन्न करते हैं। तो अनामता के सिद्धांत के आधार पर ये अपना कार्य करते हैं। स्थायी कार्यकाल है। लोक सेवक निश्चित समय और उम्र तक अपने पद पर कार्य करते हैं। यही कारण है कि लोक सेवाएं जीवन वृत्ति के रूप में अपना ली जाती हैं। तटस्थ दृष्टिकोण। राजनीतिक में तटस्थता लोक सेवा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये तो राज्य के सेवक होते हैं और उन्हें उसी दल की सेवा करनी होती है जो कि सत्तारूढ़ होता है। अगला है इसके अंदर जनता के प्रति उत्तरदायी। लोक सेवक कर्मचारियों का जनता के प्रति जिसकी वे सेवा करते हैं उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान युग में कोई भी समझदार लोक सेवक जनता की अवहेलना करने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही वास्तविक संप्रभु होती है। सेवा भाव। लोक सेवक जो होते हैं सेवा की भावना से जनता की सेवा करते हैं। लोक सेवकों को जो कि राज्य के सेवक होते हैं संपूर्ण राज्य के कल्याण के लिए कार्य करना होता है। उन्हें व्यक्तिगत लाभ से पहले सार्वजनिक हित को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब। अगला है इसके अंदर प्रशिक्षित कार्यकर्ता। प्रशिक्षित कार्यकर्ता के अंदर लोक सेवक जो होते हैं उनके अपने कार्यों और दायित्वों का समुचित प्रशिक्षण उनको मिलता है। वे गैर अनुभवी नहीं होते हैं। उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का संबंध केवल उनके पद के दायित्वों से नहीं रहता, वरन उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने तथा उन्हें संपूर्ण प्रशासनिक संगठन के लक्ष्य और आदर्शों को समझने में सहायक भी रहता है। तो इस प्रकार से ये सब जो सारी विशेषताएं हमने देखी, ये हैं आधुनिक सिविल सेवा की विशेषताएं। अब देखते हैं हम कि ये जो कार्य क्या करते हैं या इनका कार्य क्या है। लोक सेवा के कार्य। तो सबसे पहला है नीति निर्माण करना। यद्यपि नीति निर्माण हमें पता है कि मंत्री और संसद का कार्य है, किंतु व्यवहार में ये कार्य लोक सेवकों के हाथों में आ गया है। वे न केवल मंत्रियों के सलाहकार हैं, अपितु अपने कार्यों में निपुण होने के कारण नीति निर्माता भी हो गए हैं। अगला है सलाह देना। तो लोक सेवक का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों को अर्थात मंत्रियों को परामर्श देना। यद्यपि शासन की जो बागडोर होती है मंत्रियों के हाथ में रहती है, तथापि उन्हें सही सलाह देने का जो दायित्व है वो लोक सेवकों पर रहता है। चूँकि मंत्री अनाड़ी होते हैं, इसलिए वे नीति निर्धारण के मामले में अपने विश्वस्त अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। इतना अधिक कि रैमजे मोर्ने के तो यहाँ तक कह दिया कि 100 में से 99 मामलों में वह लोक सेवकों की राय मान लेता है और नियत स्थान पर हस्ताक्षर कर देता है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देने का काम किया जाता है और इनकी सलाहों को अधिकांशतः मान भी लिया जाता है। नीति का क्रियान्वयन करना या नीतियों को क्रियान्वित करना। सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करना लोक सेवकों का कार्य है। नीतियाँ कितनी ही अच्छी हों, यदि उन्हें कार्यान्वित करने वाले अधिकारी अच्छे और प्रतिबद्ध न हो तो नीतियाँ प्रभाव शून्य हो जाती हैं। अगला है इसके अंदर प्रत्यायोजित विधि निर्माण। आधुनिक काल में लोक सेवकों को प्रत्यायोजित विधि निर्माण का कार्य भी करना पड़ता है। अत्यधिक कार्यभार होने से तथा समय की कमी के कारण संसद आजकल अनेक जटिल विषयों के संबंध में विधि का केवल ढांचा ही बनाती है और नियम और उपनियम बनाने का कार्य जो है कार्यपालिका पर छोड़ देती है और उन विधियों की सूक्ष्म व्यापक रूपरेखा बनाने की शक्ति जो है लोक सेवकों को प्रदान कर देती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत बनने वाले समस्त नियमों उपनियमों का निर्माण जो है प्रशासकीय अधिकारी ही करते हैं। अगला है इसके अंदर अर्धन्यायिक कार्य। आजकल लोक सेवकों को अर्धन्यायिक प्रकृति के कार्य भी करने पड़ते हैं। इसका कारण है प्रशासकीय अधिनिर्णय अथवा न्यायिक निर्णय प्रथा की शुरुआत। वस्तुतः प्रशासकीय कानून तथा प्रशासकीय अधिनिर्णय के फलस्वरूप प्रशासक न केवल शासन करते हैं अपितु न्याय भी करते हैं। और लास्ट है इसके अंदर बेटा सार्वजनिक सेवाओं को निष्ठापूर्वक संपन्न करना। तो वर्तमान युग में बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार सामाजिक सेवा के आदर्शों का जो क्षेत्र है और अधिक व्यापक बना दिया गया है। लोक सेवकों का यह परम कर्तव्य है कि जन कल्याण के लिए प्रशासन का पूर्ण निष्ठा के साथ संचालन करें। आजकल के युग में राज्य कल्याणकारी बन गए हैं।
इसलिए सर जोशिया स्टाम्प ने ठीक ही कहा है कि लोक सेवकों को नए समाज की रचना का मूल स्रोत होना चाहिए और उस प्रत्येक स्तर पर सलाह तथा उन्नति की बात करनी चाहिए। तो ये हैं इसकी लोक सेवा के कार्य। अब हम देखते हैं ब्रिटिश सिविल सेवा की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है सिविल सर्विस कार्मिकों की बढ़ती संख्या। आज ब्रिटेन के अंदर हम ये दृष्टि डालें तो ब्रिटेन के अंदर इन कर्मचारियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हरमन फाइनर के अनुसार इनकी जो संख्या थी 1821 के अंदर 27,000 थी, जो 1946 में बढ़कर 2 लाख से भी ऊपर हो गई है। कर्मचारियों की संख्या बढ़ने का कारण इंग्लैंड में राज्य का बढ़ता हुआ लोक कल्याणकारी स्वरूप है। तो इन सिविल सर्विस कार्मिकों की संख्या निरंतर जो है ब्रिटेन के अंदर बढ़ती जा रही है। दूसरा है सिविल सर्विस कार्मिकों का अभिजाति वर्ग से संबंधित होना। इंग्लैंड में जो सिविल सेवा के अधिकांश कर्मचारी समाज के उच्च वर्गों से आते हैं। ये वह वर्ग है जो अपने बच्चों को ईटन तथा हेरों के पब्लिक स्कूलों में भेजता है तथा बाद में ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों में भेजता है। अगला है तटस्थ सिविल सेवा। इंग्लैंड की जो सिविल सेवा है राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः तटस्थ है। उनकी व्यक्तिगत विचारधारा और मान्यताएं जो भी हों वे अपने मंत्रियों के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होते हैं। यही कारण है कि एक ही कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलों के मंत्रियों के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर लेता है। अगला है सिविल सर्विस के गरिमा में स्थिति। सिविल सर्विस की गरिमा में सामाजिक स्थिति। तो इंग्लैंड में जो सिविल सर्विस के कर्मचारी हैं उनकी प्रतिष्ठा अन्य नौकरियों की अपेक्षा अधिक है। सिविल सर्विस कार्मिकों की प्रतिष्ठा का एक कारण तो उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही है। राजतंत्र में सम्राट की सेवा में नौकरी किसी भी निजी नियोक्ता की नौकरी से अधिक सम्मानप्रद मानी जाती थी। सम्राट के सेवक होने का गौरव, अच्छा वेतनमान तथा अच्छी सेवा की शर्तों के कारण परंपरागत रूप से सरकारी सेवाओं की प्रतिष्ठा बनी हुई है। तो सिविल सर्विस की गरिमा में सामाजिक स्थिति है ब्रिटेन के अंदर। अगला है स्वतंत्र सिविल सर्विस कमीशन। ब्रिटेन में सिविल सर्विस कमीशन जो परामर्शी संस्था है ये केवल सिफारिश करने का काम करता है और नियुक्तियां देना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। कमीशन के पास किसी भी प्रकार की कार्यकारी शक्तियाँ नहीं हैं। अगला है सिविल सर्विस एक कैरियर के रूप में। इंग्लैंड में सिविल सर्विस कैरियर के रूप में है। वहाँ एक बार कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश कर लेता है तो वह सारी सेवाकालीन आयु तक सरकारी सेवा में ही रहता है। पेंशन आदि के कुछ नियम इस प्रकार हैं कि सरकारी सेवा छोड़कर निजी सेवा में जाने से पेंशन नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर सिविल सर्विस के एक कैरियर के रूप में लोगों ने अपनाया हुआ है। सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु संबंधी नियम हैं और इंग्लैंड में स्कूल कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के 4 या 5 वर्षों के भीतर ही सरकारी सेवा में प्रवेश करना आवश्यक है। यदि इस दौरान व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश नहीं कर पाता तो फिर वह आयु अधिक होने के कारण सरकारी सेवा में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो। तो आयु संबंधी प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। अगला है इसके अंदर रैंक क्लासिफिकेशन। तो इंग्लैंड में जो इसकी जो व्यवस्था है लोक सेवकों की वो पदों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को कुछ थोड़े से वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। पद वर्गीकरण में कर्मचारी की अपनी निज की स्थिति होती है, उसका वेतनमान पद सोपान में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि रैंक क्लासिफिकेशन पद्धति की विशेषता ये है कि चाहे कर्मचारी किसी भी पद पर क्यों ना काम करने को लगाया जाए उसके निर्धारित वेतन उसे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से रैंक क्लासिफिकेशन है वहाँ पर। अगला है सीमित राजनीतिक अधिकार। तो इंग्लैंड में जो सिविल सर्विस कर्मचारी हैं उनको राजनीतिक अधिकार सीमित रूप से ही दिए गए हैं। पहले तो ये सभी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिबंध था, पर मास्टरमैन कमेटी के बाद सरकारी कर्मचारियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। सबसे ऊपरी वर्ग जिसमें प्रशासकीय, एग्जीक्यूटिव तथा विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं वैज्ञानिक अधिकारी आते हैं के राजनीतिक अधिकारों पर पहले जैसा ही प्रतिबंध लगा हुआ है। मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिबंधों में थोड़ी ढिलाई दी गई है। इसी प्रकार से जो तीसरे वर्ग के निचले वर्ग के कार्मिक हैं उनको राजनीतिक कार्यों में सभी प्रकार से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इस वर्ग में औद्योगिक तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारी
आते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर जो है नौकरशाही अपना कार्य करती है। धन्यवाद।